Hello, good morning everyone. Quickly join करो session. ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग अनुभव, गुड मॉर्निंग विश्वास. ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी पढ़े थे और हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे, है ना? तो कोई डाउट है आप लोग को उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में? वो चोर वाली कहानी हमेशा याद रखना है. हाइब्रिडाइजेशन में 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ठीक है. पहला, उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है जिनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है. ठीक है. दूसरा पॉइंट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना? जैसे sp3 वाले में एक s और 3p मिक्स हो रहे हैं तो 4 ही 4 नए बनेंगे. जितने मिक्स होंगे उतने ही नए बनते हैं. और जो नए बनते हैं वो सब आपस में कैसे होते हैं? डीजेनरेट होते हैं, मतलब सबकी एनर्जी जो है वो सेम होती है. ठीक है, वेरी गुड. तो चलो आज हम कुछ एक दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं. ये आपका सारा कॉन्सेप्ट चेक करेंगे. ठीक है. तो थोड़ा इनको देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. If pure orbitals involve in bonding of CH4, then which of the following statements is are true? पहला, geometry is tetrahedral. दूसरा, all bonds are of same strength. Three CH bonds have equal strength. And one with different strength. Three bonds are perpendicular to each other and one can't be predicted. ये क्वेश्चन. क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है. इफ प्योर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग ऑफ CH4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ, 3 CH bonds have equal strength and one with different strength, and 3 bonds are perpendicular to each other and one can't be predicted. सोचो इसका आंसर क्या होगा. वही गलती आप बोल रहे हैं जो गलती नहीं करना है. क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें एक बात लिखा हुआ है. क्वेश्चन में लिखा है कि
प्योर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। अगर आप CH4 का स्ट्रक्चर देखें तो आपका सेंट्रल एटम कौन बनेगा, कार्बन, और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, करेक्ट है। तो आप इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और इधर का भी एक एक्साइट करके इधर कर देंगे। कार्बन में हमेशा ये काम करते हैं हम लोग, नहीं करते। तो ये आपका हो गया 2s1 और ये हो गया आपका 2p3। और साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन, कितने हैं, चार। CH4 में कितने हाइड्रोजन होंगे, चार हाइड्रोजन होंगे। और हर हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s1। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट है, कल हम आपको यही क्वेश्चन कराए थे और इसी क्वेश्चन से एग्जांपल दे रहे थे और फिर भी आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या ये कहीं लिखा है कि बॉन्डिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हो रहा है, बॉन्डिंग प्योर ऑर्बिटल से हो रहा है, किससे हो रहा है, प्योर ऑर्बिटल से हो रहा है, प्योर ऑर्बिटल से हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग किस किस तरीके का होगा, एक इसका एस एक इसका एस ओवरलैप करेगा तो एक ओवरलैपिंग एस एस टाइप का होगा। और फिर एक PX करेगा एस के साथ, PY करेगा एस के साथ, PZ करेगा एस के साथ। तो तीन SP तरीके का ओवरलैपिंग बनेगा। अरे बोलो, यहां तक सही है। तो इसका मतलब ऑल बॉन्ड्स आर ऑफ सेम स्ट्रेंथ, क्या सारे बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के होंगे, नहीं। 3 CH bonds have equal strength and one with different strength। यहाँ तीन बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी हाइब्रिडाइज नहीं, तीन बॉन्ड sp के ओवरलैपिंग से बने हैं और एक बॉन्ड ss के ओवरलैपिंग से बना है ना। तो आपको पता है ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मल्टीपल करेक्ट है ये, एक करेक्ट नहीं, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो एक तो ये बी और सी में सी करेक्ट है। अब ये सोचना है ए और डी के बारे में। अब थोड़ा सोचो क्या बोल सकते हो, ए और डी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो। बोलो, पढ़ो इस स्टेटमेंट को, 3 bonds आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर बाबू तुम ध्यान से देखो तो एस के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन पी के पास डायरेक्शन होता है। यहाँ पे जो तीन SP हैं इसमें एक PX और S होगा, एक PY और S होगा, और एक PZ और S होगा। अरे बोलो ना, PX PY PZ जो ऑर्बिटल होंगे ये तो आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। इसका मतलब आप जब CH4 का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एक ऐसा दिखाएंगे, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर दिखाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास एक कार्बन होगा, तो ये जो कार्बन है ये एक बॉन्ड एक्स डायरेक्शन में बनाएगा, कौन सा, PXX वाला। एक वाई डायरेक्शन में बनाएगा, कौन सा, PY और S वाला। और एक जेड डायरेक्शन में बनाएगा, कौन सा, PZ और S वाला। बाबू देखो, PX PY PZ तो परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर PX S के साथ ओवरलैप करेगा तो वो इस एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेगा। PY अगर S के साथ ओवरलैप करेगा तो वो Y एक्सिस के अलोंग ओवरलैप करेगा। और PZ जो है अगर वो S के साथ ओवरलैप करेगा तो Z एक्सिस के साथ ओवरलैप करेगा, है ना। इसका मतलब ये तीन आपस में हमेशा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। अरे बोलो ना। और एक ओवरलैपिंग जो SS टाइप का होगा ना, इस S के पास कोई डायरेक्शन है ना इस S के पास कोई डायरेक्शन है, तो आप इस वाले बॉन्ड का डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। 3 bonds परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे और वन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। बोलो क्लियर है, यहां तक कितने लोग को समझ में आ गया। ठीक है। अरे बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इस बार ये ऑर्बिटल्स जो हैं कार्बन के, ये बॉन्ड बनाने से पहले मिक्स नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि आपको इस बार ऑर्बिटल्स को, प्योर ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करना है बॉन्डिंग में। तो जो क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यानी इस बार बॉन्ड बनाने से पहले ये S और 3p के ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं कर रहे, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा।
क्या हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा? नहीं। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। और अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो रहे, प्योर ऑर्बिटल से ही बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब बॉन्ड इस तरीके का बनेगा। अगर मिक्स होता, हाइब्रिडाइजेशन होता, तो पहले बॉन्ड बनाने से पहले ये एक एस और ये 3p आपस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3। अरे बोलो, sp3 बनता, और फिर उस sp3 का आप ओवरलैपिंग कराते। कल याद है स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, CH4 का स्ट्रक्चर बनाया था, तो पहले मैंने कार्बन के पास 4 बनाए थे, बड़े लोब और छोटे लोब, वो उसके sp3 थे, और फिर ss से ओवरलैपिंग कराया था। तो यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, नो हाइब्रिडाइजेशन, इसीलिए यहाँ की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल नहीं है। अरे बोलो, बच्चे क्या होता है ना, बच्चे बस कुछ समझते नहीं कॉन्सेप्ट को, वो बस देखते कि अच्छा सी एच फोर में सेंट्रल एटम कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल, फटाक से। लेकिन क्वेश्चन का उसने पूरा रूप ही चेंज कर दिया, बस एक लाइन लिखकर कि इस बार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बल्कि प्योर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने लोगों को चमका ये? पक्का कोई दिक्कत है? कमेंट करो कोई डाउट है तो। ठीक है। इसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन एक और, ठीक है, अब देखते हैं अब तुम कितना सही करते हो। If pure orbitals are involved in bonding of NH3, then which of the following statements is correct? पहला, geometry will be pyramidal. 3 NH bonds are of equal strength. 2 NH bonds are of equal strength and one with different strength. 3 NH bonds are present at right angles. चलो, सेम क्वेश्चन है, और इस बार हमको आंसर चाहिए। मल्टीपल करेक्ट है, सारे मल्टीपल करेक्ट है, मतलब इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छे से बनाओ, हम बोले ना, जब हम कुछ बोलते हैं कि वो अच्छा है तो वो अच्छा होता है। ठीक है, ट्राई करो।
बताओ। फिर आपको इस बार कौन सा मॉलिक्यूल का स्टडी करना है? NH3। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? क्या लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है। अब देखो, पता है एडवांस वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका है 2s2 और ये आपका है 2p3। कोई दिक्कत? क्या इस बार भी ये तो नहीं, क्या इस बार ये चारों ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग विक्सिंग कुछ होगा क्या? मिक्सिंग वगैरह होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साफ साफ लिखा है प्योर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। इसका मतलब इस बार भी ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ना क्या है? 3 हाइड्रोजन। और हर हाइड्रोजन कैसा होगा? 1s1। अरे बोलो। तो 1s1 होगा, ये हर हाइड्रोजन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे भी आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो शेयर करके बॉन्ड बना लेंगे। तो इस बार जो NH3 में बॉन्ड बनेगा उसके पास 3 NH बॉन्ड्स होंगे, जो कैसे कैसे बने होंगे? PXS के ओवरलैपिंग से, PYS के ओवरलैपिंग से, और PZ और S के ओवरलैपिंग से। कोई दिक्कत? ये PX है, ये PY है, ये PZ है। और हाइड्रोजन के पास क्या है? S। तो यही ना ओवरलैप करेंगे। और इसके अलावा इसके पास एक, इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। तो एक लोन पेयर बचेगा। अरे बोलो। यानी जो 3 बॉन्ड्स बनेंगे वो सब किस कैटेगरी के होंगे? SP टाइप के। तीनों NH बॉन्ड्स, तीनों NH बॉन्ड्स किस टाइप के होंगे? S और P टाइप के। तो यानी 3 NH बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद 2 NH बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड वन विथ डिफरेंट स्ट्रेंथ, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि तीनों जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनेंगे वो S और P वाले ही बनेंगे। तो ये गलत हो गया, B सही है तो C गलत है। उसके बाद डी पढ़ो। 3 NH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट राइट एंगल्स, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये बने किससे हैं? PX PY PZ से। तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। अरे बोलो ना। ये हो गए आपके परपेंडिकुलर, है ना? आप ऐसे दिखाने के लिए इस तरीके से दिखा सकते हो। या मैंने तीनों बॉन्ड्स को कैसे दिखाए हैं एक दूसरे के? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। इसका मतलब डी भी सही है। बी सही है और डी सही है ना? जो विश्वास पहले ही बोला था कि बी और डी सही है ना? लेकिन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में हम आपको एक बात बताते हैं होता क्या है। जब कभी भी जेई एडवांस में क्योंकि जेई मेंस में और नीट में मल्टीपल करेक्ट नहीं आते, सिर्फ जेई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट आते हैं। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन का आपको रूल पता है क्या होता है? सुनो। अगर जैसे मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं, ठीक है, और किसी बच्चे ने दो, यही 2 मार्क किए, एक और इसमें करेक्ट आंसर है ना, लेकिन बच्चे ने 2 ही मार्क किए, तो आप सोचेंगे कि आपको 4 मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको 1 ही मार्क मिलेगा। तो यानी आपके 2 ऑप्शन करेक्ट थे, तो आपको 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क मिला। क्लियर है? और गलती से भी अगर तुमने कोई ऐसा ऑप्शन इन टाइप के क्वेश्चंस में टिक कर दिया जो जो गलत है, तो सीधा हो जाएगा -2। नेगेटिव मार्किंग इसका बहुत खतरनाक होता है। नॉर्मली अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 मार्क, 4 मार्क मिलता है सही आंसर के लिए, और 1 मार्क गलत होने पर कटता है। लेकिन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में अगर आपने कोई भी गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो सीधा हो जाता है -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में पूरा मार्क्स लाना है तो आपको एकदम कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि अगर हम ये 3 ऑप्शन मार्क कर रहे हैं तो ये 3 ऑप्शन मेरे 100% करेक्ट है। वो लोग सही है। अब एक ऑप्शन देखो, ये सी तो ऑलरेडी गलत हो चुका है, अब बस एक ए ऑप्शन को चेक करना है। ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल। मेरी बात समझो। अगर आप इसके पास, अगर आप एक लोन पेयर दिखाते हो, दिखाओगे ना लोन पेयर यहाँ पे? अरे बोलो ना। दिखाओगे? एकदम ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, तो आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होने के कारण ये थोड़े से झुक जाएंगे ऐसे। तो ये दिखे ऐसा।
ये थोड़ा H ऐसा, ये ऐसा, और ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? मैंने कहीं पर भी ये बात नहीं, तुम देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। यहाँ पे लिखा था ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा था, नो हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 जैसी बात नहीं थी, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी अगर तुमसे पूछा जाए, अगर यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होता तो तुम कितना स्टेरिक नंबर लिखते? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक 4 लिखते। हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते? sp3। और ज्योमेट्री क्या लिखते? टेट्राहेड्रल। अरे बोलो, कब लिखते? जब बॉन्ड जो है वो प्योर ऑर्बिटल से नहीं बल्कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बन रहा होता। लेकिन ये काम तो इस बार हुआ नहीं। फिर भी अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी दिख रही है आपको, तो देख, जो दिखेगा आंख से वो तो बोलना पड़ेगा ना। हम हमेशा बताए हैं कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नहीं दिखता है वो नहीं देखेंगे। उसके अलावा ये 3 चीजें ऐसे देखेंगे। देखो पहले ये 3 परपेंडिकुलर थे, फिर 2 साइड वाले थोड़े झुक गए, तो ये जो ज्योमेट्री आपको दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा पिरामिड जैसा। इसीलिए इस बार ज्योमेट्री इस पिरामिडल करेक्ट है। अगर यहां पर इसी ऑप्शन में मैंने लिखा होता ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, तो फिर ये गलत हो जाता। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम तब बोल पाते जब हम हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलते। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर इस ऑप्शन में भी या इस क्वेश्चन में भी लिखा होता ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, तो फिर ये गलत होता, क्योंकि यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन करा ही नहीं रहे, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चलता है। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? पिरामिडल, है ना, पिरामिडल। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको ये पिरामिड जैसा दिखेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को तो देखोगे नहीं। आपको 3 बॉन्ड इस तरीके से दिखेंगे तो वो आपको पिरामिड जैसा दिख जाएगा। और इस वाले देखने में आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है। कितने लोग को समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फिर बी और फिर डी। अगर आप ए बी डी तीनों मार्क करेंगे तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ बी और डी मार्क करेंगे तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेगा। या तो बी या तो डी मार्क करेंगे, कोई एक ही मार्क करेंगे तो एक ही मार्क मिलेगा। और गलती से भी अगर सी मार्क कर देंगे तो -2 मार्क मिलेगा। इसलिए जब बच्चे जेई एडवांस देने जाते हैं ना, तो उनको हम कुछ एडवाइस दें या ना दें, है ना, उनको ये एडवाइस जरूर देकर भेजते हैं कि मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में तूफानी मत मारना। जिस ऑप्शन के बारे में तुम 100% श्योर हो, है ना, कि हाँ इसका तो ये वाला आंसर 100% करेक्ट होगा, उतना ही मारना। कम से कम पूरा मार्क नहीं मिलेगा तो बूंद बूंद करके, एक एक दो दो मार्क करके तो आपका मार्क्स बढ़ेगा ना। तूफानी चेक करने के चक्कर में कोई ऐसा ऑप्शन मार दिए जो गलत था, तो जितना आएगा नहीं उससे ज्यादा कट जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अभी तो बाबू तुम अभी तो शुरुआत है, अभी तो तुम बहुत प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और जेई एडवांस का फेवरेट है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन। वो सिंगल करेक्ट वाले ज्यादा नहीं पूछते, वो मल्टीपल करेक्ट वाले ही ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, कितने लोग को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, ये सारा का सारा आंसर पलट जाता अगर यहाँ पर प्योर ऑर्बिटल से बॉन्डिंग नहीं लिखा होता। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि प्योर ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होगा, इसीलिए आपको यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना था। जो बच्चे कल का लेक्चर देखे होंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन की पूरी कहानी समझे होंगे, उनको ये दोनों क्वेश्चन समझने में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। जल्दी जल्दी बल्ब जला दो बाबू अगर चमक गया तो। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? तो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आपने पूरे तरीके से कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो आज हम लोग अपना टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है VSEPR। VSEPR, ठीक है, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर
रिपल्शन, है ना। VSEPR का फुल फॉर्म है। VS से वैलेंस शेल हो गया, E से इलेक्ट्रॉन, P से पेयर और R से रिपल्शन। वैलेंस शेल ये भी तुम बहुत हद तक पहले पढ़ के आ चुके हो। मैंने तुमको जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको हर बातें थोड़ी थोड़ी बताई थी। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, याद है हम लोग कुछ इस तरीके की बातें लिखते थे कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद रिपल्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा, और फिर रिपल्शन किस में होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ये VSEPR का सबसे बेसिक फंडामेंटल है। तो पहले तो एक एक क्वेश्चन यहीं से रेडी हो गया। मतलब अगर दो लोन पेयर अगर आसपास होंगे तो उनमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम तुमसे पूछे एमोनिया, तो एमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और यहां पर क्या हो गया बताओ, एक लोन पेयर। ठीक है, तुम यहीं पर वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हो, कैसे बनाते हो, ऑक्सीजन H, H ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर बचते हैं, दो लोन पेयर। तो यहाँ पे रिपल्शन किसके किसके बीच में बताओ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और यहाँ पे रिपल्शन किसके किसके बीच में है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में। अरे बोलो ना। फिर यहाँ पे रिपल्शन किस में होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और यहाँ पे रिपल्शन किस में होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अरे बोलो ना। अगर हम इस एंगल को x बोल दें, इस एंगल को y बोल दें और इस एंगल को z बोल दें, बताओ सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। VSEPR थ्योरी बाबू आप पढ़ते ही बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस बनाने के लिए हैं। ये एक सबसे बेसिक बात अपने समझ लो। कभी भी कोई क्वेश्चन बॉन्ड एंगल का आता है तो आपको कौन सा थ्योरी लगाना है, VSEPR लगाना है। बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। बाबू लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इनमें होगा, तो ये सबसे दूर भागेंगे, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, एक्स, बिल्कुल सही। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, तो ये वाला थोड़ा सा आएगा, तो फिर कौन सा आएगा, वाई, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, जेड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, और आप ऑलरेडी इस तरीके का काम स्ट्रक्चर्स में करते थे। हम लोग जितने स्ट्रक्चर में बनाते थे वहां पे ये सब बात हम लोग बोलते थे, याद है ना। मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेफर मोर एस कैरेक्टर, मल्टीपल बॉन्ड्स और लोन पेयर क्या प्रेफर करते थे, ज्यादा एस कैरेक्टर, और जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता था उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर प्रेफर मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर और बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, कोई दिक्कत इन दोनों में, बस एक बार लिख रहे थे तो फिर से लिख लिया। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हमने ऑलरेडी डिटेल में स्ट्रक्चर्स में कर लिया है। कोई दिक्कत किसी को। चलो अब इसके आगे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। अब जो बॉन्ड एंगल है, अब वो ध्यान से देखना, यहां से नई चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के, और बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने। अब वो देखो केमिकल बॉन्डिंग में ना बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे होते हैं, और बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको VSEPR की पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। और VSEPR में टोटल 5-6 पॉइंट्स आएंगे, तो हर क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट लग रहा है और किस पॉइंट से आपको आंसर देना है। चमक गया। इसका और इसका तो आप बहुत प्रैक्टिस करके आ ही चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत। जैसे मान लो हम तुमसे क्वेश्चन पूछे, प्लीज बोर्ड पे देखिए। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O है, और यहीं पर हम कर दें दिस इज OF2। अरे बोलो, ये OH2 है, या जिसको नॉर्मली H2O लिखते हैं, और वो OF2 मॉलिक्यूल है। हम आपसे पूछें कि ये बॉन्ड एंगल X है और ये बॉन्ड एंगल Y है, बताइए क्या होगा। अगर हम ऑप्शन लिख दें, X इज इक्वल टू वाई, दूसरा X ग्रेटर देन Y,
तीसरा x लेस देन वाई, या डी कैन नॉट से। बताओ यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? क्या इनमें से कोई लगेगा? ये दोनों मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर वाइज तो सेम ही है, इसमें भी दो लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, जो इसमें है वो उसमें है। अरे बोलो, यहाँ पे डिफरेंस आपको किस चीज में दिख रहा है? सेंट्रल एटम इसका भी क्या है? ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम इसका भी क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है इसका साइड एटम, और इसका साइड एटम है फ्लोरीन। अरे बोलो ना। तो यानी कॉन्सेप्ट आप ये लगा सकते हो, है ना, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये बात हम आपको पढ़ा कर आए हैं पीछे, याद करो। हम बताते थे कि अगर सेंट्रल एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन्स खींच खींच के नजदीक आने लगेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। बस उसी चीज को आज पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इससे एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? कम। कम होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यानी कि एक्स का बॉन्ड एंगल वाई से बड़ा आएगा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे बढ़े। अब देखना, मान लो हम तुमसे क्वेश्चन फिर पूछे, आपके पास जल ही जीवन है, और यहां पे हम दे दे, बताओ अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? यहाँ पे डिफरेंस किसका है? सेंट्रल एटम का, है ना, क्योंकि यहाँ का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और यहाँ का सेंट्रल एटम सल्फर है। साइड एटम तो दोनों में सेम ही है। कोई दिक्कत? चलो, तो बताओ क्या होगा। आपको पता है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। कोई दिक्कत है? हाँ। इसका मतलब बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन ऊपर आता है नीचे आता है ना, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके बॉन्ड एंगल को एक्स बोले, इसके बॉन्ड एंगल को वाई बोले, तो फिर एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। फिर भी एक्स एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई। कोई दिक्कत? पक्का? NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये कंपाउंड्स मैंने आपको दे दिए। ठीक है, इन सारे कंपाउंड्स में जो एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल होगा, है ना, आपको बताना है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। वाटर और इसमें आपको बॉन्ड एंगल जो है वो कंपेयर करना है। बताओ दोनों में क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन ही है बाबू, थ्योरी तो आपको सब पढ़ा हुआ है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इन 5 मॉलिक्यूल्स में आपको बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है, और उन 4 मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन करना है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, PF3, PCl3, PBr3 एंड PI3। बोलो बोलो बोलो।
बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ साइड एटम तो सब में हाइड्रोजन ही है। डिफरेंस किस चीज का है? सेंट्रल एटम का। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब, अरे बोलो, एक ही पीरियड में ऊपर से, सॉरी, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे। तो डाउन दी ग्रुप आने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें होगा, क्योंकि इन सब में सारे सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है तो एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल्स भी ज्यादा होंगे। सेम रीजन इसमें, यहाँ पे भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सेलेनियम है, यहाँ टेलिनियम। साइड एटम तो सब में हाइड्रोजन ही है। इसका मतलब कंपेयर, देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो देखो कि डिफरेंस क्या, डिफरेंट क्या है। क्योंकि जो सेम है वो कभी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा कौन होता है? जो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे हर जगह तुम देखो तो साइड एटम तो हाइड्रोजन ही है, तो साइड एटम को चेक करके क्या फायदा, वो तो सब में सेम ही है। डिफरेंस जिस चीज में होता है आंसर उसी से दिया जाता है। कॉमन सेंस है। तो यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सल्फर, तो यहाँ पे भी कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलेनियम आएगा। डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज करती जाएगी। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें। इन कंपाउंड्स में PF3 का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है बताओ तो। कोई एक बना के देखो। P है, स्टेरिक नंबर 5 है, क्योंकि 3 बॉन्ड और एक लोन। फॉस्फोरस है ना? हाँ, तो बताओ क्या होगा। 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर जैसी बात हो जाएगी। तो बताओ अब क्या डिफरेंस आएगा। हाँ, यहाँ पे सबका सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस है। और साइड एटम सबका अलग है, एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन और एक है आयोडीन। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज। और हम लोग क्या पढ़े हैं कॉन्सेप्ट? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। है ना? इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनसे एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा ये।
क्लियर है क्या? एक बार वापस से आ गया क्या कनेक्शन? एक बार चेक कर लो, कमेंट करो जल्दी। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन बताओ, इसमें बताओ। ClBr3, नहीं नहीं सॉरी, ClF3 और Br F3, इनमें बताओ। ClF3 और Br F3 में स्ट्रक्चर बनाओ। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? क्लोरीन बनेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम वो बनता है जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन तो हमेशा एक ही, फ्लोरीन और हाइड्रोजन जीवन में हमेशा एक ही बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाते हैं हमेशा, ठीक है। कैसे दिखाओगे? क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 3, बचेंगे कितने? 4, मतलब 2 लोन पेयर। याद है? दिस इज TBP, लोन पेयर। यहाँ पे दिखाए जाएंगे, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये क्या है? फ्लोरीन। अरे बोलो ना। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगा, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, नहीं? लोन पेयर, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है, चलो तो बताओ। अब BrF बनाओगे तो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस किस चीज में दिख रहा है? डिफरेंस इन सेंट्रल एटम। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बताओ, क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन, हमेशा याद रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल इससे क्या होगा? ज्यादा हो। कोई दिक्कत? चलो, थोड़ा इसको देखो। H2O2, इस कंपाउंड का नाम होता है बाबू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। H2O है, H2 वाटर होता है, उसमें एक ऑक्सीजन और, दिस इज H2O2। और इसका स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक होता है। इसका स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर दिखता है बाबू, वो होता है ओपन बुक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर आप अभी पढ़ कर नहीं है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी मैंने आपको पढ़ाए नहीं है, है ना? नहीं 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 नहीं, ये सारी चीजें अभी मैंने बताया कि आपको जो भी चीजें मैंने बताई थी 60-70% आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। सारे स्ट्रक्चर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें ये एक स्ट्रक्चर यूनिक है जिसका नाम है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। दिखता कैसा है बाबू? ये देखो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक H इधर और एक H इधर, ऐसा 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 ही बनाना है आपको हमेशा H2O2, ठीक है। अब इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसलिए है क्योंकि ये जो लिंकेज बीच में दिख रहा है, इस लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं बोलो? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। कभी भी इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो अगल बगल, तो आप इसको बोलोगे हाइड्रोजन सॉरी पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। इसीलिए इस कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंकेज में ये दोनों आ गए और इसके अलावा बचा क्या? हाइड्रोजन। तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कहीं पर भी पूरे केमिस्ट्री में अगर पेरोक्साइड वर्ड यूज होता है, उसका मतलब ये लिंकेज उसमें प्रेजेंट है, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कितने बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ, नहीं 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 नहीं, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, बोल तो रहे हैं बाबू, ठीक है। ओपन बुक कैस क्यों बोल रहे हैं? जैसे मान लो ये बुक है, तो इस बुक को आप ऐसे खोल लो, ऐसे, ठीक है। तो मानो ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक H ऊपर खुला हुआ है और एक H ऐसे नीचे में भी यहाँ पे ऐसे है। बोलते हैं वो ऑथर लोगों ने इसको ओपन बुक स्ट्रक्चर बोला है, तो ओपन बुक है ये, ऐसा देखो।
ये O है, ये H है, और एक इधर में भी इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। बाकी तो बाबू हम इसके बारे में आपको फुल डिटेल में चीजें पढ़ाएंगे जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आपको स्पेशली पढ़ाएंगे एक चैप्टर में, ठीक है। लेकिन टाइम बिंग के लिए भी हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ बॉन्ड एंगल से लेना देना है, ठीक है। अगर हम सेम यहाँ पर एक ऐसा मॉलिक्यूल ले ले, ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी तो लिया जा सकता है, ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर भी तो ले सकते हैं। तो मान लो अगर हम इस बॉन्ड एंगल को y बोले, इस बॉन्ड एंगल को x बोले, तो बताओ क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। हम्म, यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है? साइड एटम का है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेंट्रल एटम का चेंज है। वहां ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है? सल्फर। तो आपको पता है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो x विल बी ग्रेटर देन y। अरे ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। देखो, अब एक क्वेश्चन आया जेई एडवांस में, ठीक है। कहाँ आया बोलो? एडवांस में आया। उन्होंने पूछा कि आप हमको H2O2 और O2F2 में कंपेयर करके बताइए बॉन्ड एंगल। H2O2 विल बी OOHH, कोई दिक्कत? और O2F2 दिखेगा OOFF। अरे बोलो, ठीक है, बताइए आंसर। इस बॉन्ड एंगल को अगर हम x बोले और इस बॉन्ड एंगल को y बोले तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन जैसा ही दिख रहा है, साइड एटम में डिफरेंस है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। क्या कॉन्सेप्ट आप पढ़ कर आए हैं? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। तो आप आंसर देंगे x इज ग्रेटर देन y। अरे बोलो, x इज ग्रेटर देन y। क्वेश्चन आया, बच्चे गए एग्जाम देने, पूरा पेपर में एकदम ये क्वेश्चन आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन आया था सर, क्वेश्चन बहुत आसान आया था, हम आराम से बना दिए, है ना। 10 दिन के बाद जब आंसर की रिलीज हुआ तो y ग्रेटर देन x निकल गया। तो उसके बाद बच्चे फुल कॉन्फिडेंस में, सर गलत है, जेई वाले गलत आंसर दिए, आप देखिएगा सबको बोनस मार्क्स मिलेगा इसमें, है ना। खत्म, ये चीज गलत है। इसका करेक्ट आंसर है y ग्रेटर देन x। ये डिफरेंस है जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल में। ये सब जो आप पीछे फटाफट फटाफट एकदम बताते आ रहे थे, ये सब मेंस लेवल के सवाल हैं। लेकिन उसने एक कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पे ये चीज का, और ये चीज उसने ऑलरेडी एनसीईआरटी वगैरह में एक्सप्लेन की हुई है। जो बच्चे पढ़ते हैं या जो जिनको पता होता है एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, सिनेरियो क्यों बदल गया है, प्लीज थोड़ा बात को ध्यान से देखना। O2F2 का ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है, बताओ फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या करता है, ये इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देता है। तो अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के जाएगा? फ्लोरीन लेकर जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यदि ऑक्सीजन पर, यानी इसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा और बगल में F माइनस दिखेगा, वो बॉन्ड टूट गया। ये बॉन्ड टूट गया, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का था, दोनों ने शेयर करके एक एक बॉन्ड बनाया था, मानते हो? अब ये बॉन्ड टूटा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ability of an element to attract the shared pair of electrons towards itself is known as electronegativity। तो जब बॉन्ड टूटा तो फ्लोरीन ऑक्सीजन को बोलेगा कहाँ? इधर। ऐसे ही बोलेगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन उधर नहीं इधर, क्योंकि हम तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस तरीके की बातें हो जाएंगी, बोलो क्लियर है? अच्छा, बगल में इस ऑक्सीजन के पास अभी भी दो लोन पेयर हैं, बोलो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है और उन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल। याद रखना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज जो है बाबू वो क्या होता है, स्टेबल। लेकिन उन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल। अरे बोलो ना। तो इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसको देखते ही ये बगल वाला ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये बन जाएगा O डबल बॉन्ड O और F। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर एक के साथ शेयर करके क्या कर लेगा, बॉन्ड कर लेगा। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि O2F2 एग्जिस्ट एज दिस, एग्जिस्ट एज दिस। ठीक है, और यहाँ पे इस पे प्लस आएगा, यहाँ F माइनस। ओवरऑल अगर तुम मॉलिक्यूल को देखो तो मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन पर एक प्लस है तो इस फ्लोरीन पर एक माइनस भी है। तो ओवरऑल प्लस माइनस मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे। तो O2F2 बनाते ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एग्जिस्ट ऐसे करता है। उसके पास यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड है। अब बताओ, अगर इस बॉन्ड एंगल को y बोला जाए तो ये y बढ़ेगा या कम होगा। मल्टीपल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर प्रेफर मोर एस कैरेक्टर। मल्टीपल बॉन्ड जहां आ जाएगा, जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। मैंने आपको अच्छे से बताया था sp और sp3 में, केमिकल बॉन्डिंग में आप लेक्चर में पढ़िएगा, याद करो, मैंने बताया था sp और sp3 में यहाँ बॉन्ड परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50%। यहाँ 33.3%, और यहाँ क्या है, 25%। इनसे एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल्स 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109.5 डिग्री, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी किया है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स एंड लोन पेयर प्रेफर मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड आ जाने के कारण ये बॉन्ड एंगल जो y है वो x से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है बाबू, बनाता है। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, तीसरा बॉन्ड उसका कोऑर्डिनेट होता है, और जब बनाता है तो उस पर प्लस आता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। अरे बोलो। तो एक्चुअली जो है वो ये इस तरीके का कुछ खेल हो जाता है, इसलिए O2F2 ऐसा न दिख करके ऐसा दिखता है, और वहां मल्टीपल बॉन्ड आ जाने के कारण वहां पे बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन एडवांस का कॉन्सेप्ट ये है। नहीं, वो एक ही टूटेगा, दोनों में से कोई एक ही टूटेगा। क्योंकि क्या होगा ना, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ऑक्सीजन कस के पकड़ के रखेगा, तो फिर वो वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को और कस के पकड़ लेंगे ना, तो बॉन्ड तोड़ना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो चीजें न्यूट्रल थी, तो दोनों में से कोई भी एक तोड़ सकते थे, ये तोड़ लो या ये तोड़ लो, दोनों में से कोई भी एक। कितने लोग को चमका, जल्दी कमेंट करो। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है O2F2 वाला। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तुम थोड़ा और बॉन्डिंग सीख लो तो हम तुमको कराएंगे, जो एडवांस में आया था, वो भी मल्टीपल करेक्ट है। अरे बोलो ना, ये क्लियर है, जल्दी कमेंट करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो लोग तुम्हारे साथ धोखा नहीं करते। नहीं, वो जनरली मल्टीपल करेक्ट वालों में तो एक ही करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा ही करेक्ट होते हैं। ठीक है, वो लिखा है मल्टीपल करेक्ट तो मिनिमम 2 तो होंगे ही। हाँ, ये जरूर हो सकते हैं कि चारों हो जाए, इसकी भरपूर संभावनाएं होती हैं। ठीक है, क्या चलो आओ, देखो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब कुछ अलग फैक्टर पढ़ते हैं। 2 फैक्टर लगाना सीख गए अच्छे से,
कौन कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। मान लो बाबू, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम तुमसे ये पूछेंगे, ये वाटर है, अरे बोलो, और यहाँ पे हम क्लोरीन जोड़ दें। बताओ, अभी तुमको जो कॉन्सेप्ट पता है उसके हिसाब से आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम इसका भी ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम इसका भी ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल उतने छोटे होंगे। तो आप लिखेंगे ये x और ये लिखेंगे y, तो आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन y और एग्जाम में लेकर आएंगे नेगेटिव नंबर, है ना। 10th तक की दुनिया में गलत होने पर लड्डू मिलता है 0, लेकिन यहाँ इस 10th के बाद वाली दुनिया में अगर कुछ गलत होता है तो तो लड्डू दिया नहीं जाता है, 2 झाप मारा जाता है पकड़ के, क्योंकि आपको मिलता है नेगेटिव नंबर। क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ और है, हर जगह दो दो वो चीज सीख गए जिंदगी में, हर जगह वही लगाते रहेंगे ऐसा नहीं है। अरे बोलो, क्लियर है? तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बाबू उसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। क्या बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्शन। देखो, हम तुमको हर एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, है कि नहीं? बोलो, है ना। हम कुछ भी एक्सेप्शन के नाम पे नहीं बोल रहे कि अच्छा ये मॉलिक्यूल याद रख लो, ये मॉलिक्यूल याद रख लो। जो भी चीज है वहां पर हम तुमको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेरिक रिपल्शन का। अब स्टेरिक रिपल्शन होता क्या है, सुनो। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन पर छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। हाइड्रोजन से छोटा एलिमेंट कोई है? ठीक है, तो हाइड्रोजन मस्त कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन है। क्लोरीन बड़े बड़े साइज के एलिमेंट है। तो बड़े बड़े साइज के एलिमेंट होने के कारण थोड़ा समझना क्या होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे छोटे छोटे 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे। हाइड्रोजन का जो साइज है वो छोटा छोटा है, लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। अरे बोलो, यहाँ पर इस तरीके से 2 क्लोरीन होंगे। तो बड़े होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। अरे बाबू, क्लोरीन एटम के अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और क्लोरीन का एटम का साइज बड़ा है। तो अगर बड़ा रहेगा, मान लो 2 चीजें जोड़नी है, तो 2 चीजें छोटी छोटी होंगी तो इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन 2 बड़ी बड़ी चीजें होंगी तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम। ऑक्सीजन वैसे भी क्लोरीन से छोटा है। ऐसा समझो क्रिकेट के बॉल पे 2 फुटबॉल जोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन छोटा है, वो सेकंड पीरियड का है, उसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन बड़ा साइज का है। तो एक छोटे से क्रिकेट बॉल के ऊपर 2 फुटबॉल जोड़ रहे हैं, तो 2 फुटबॉल नजदीक नहीं आएंगे, और नजदीक आएंगे तो इनके बीच में क्या चालू हो जाएगा? रिपल्शन। और रिपल्शन होने के कारण ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्स लेस देन वाई। बोलो, क्लियर है? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर आपको पता था कि इसमें स्टेरिक रिपल्शन लगेगा, हमको कैसे पता चलेगा कि स्टेरिक रिपल्शन लगेगा? हम तो पुराने वाले से आंसर देते, तो हम तो बोलते कि वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम भी सही हैं, है ना। तो स्टेरिक रिपल्शन लगने का एक कंडीशन है। स्टेरिक रिपल्शन सिर्फ उसी कंडीशन पे लगेगा, उसके अलावा वो कभी नहीं लगेगा। तो कभी कोई क्वेश्चन आए तो स्टेरिक रिपल्शन का कंडीशन चेक कर लेना। ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन के कंडीशंस फॉर स्टेरिक रिपल्शन। कंडीशंस फॉर स्टेरिक रिपल्शन, बोलो, क्लियर है? तो स्टेरिक रिपल्शन का कंडीशन जब आप चेक करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? पहला कंडीशन ये है कि सेंट्रल एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लो, पहला ही कंडीशन ये आ गया। मतलब अगर सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो ये कंडीशन नहीं लगेगा। पहला कंडीशन ये चेक कर लोगे। बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 4 sp3, यहाँ पे भी sp3, कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद सेंट्रल एटम जो है वो सेकंड पीरियड का ही होना चाहिए, और जो साइड एटम है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी पीरियड का हो सकता है।
बताओ अब हमको थोड़ा बताना कि इस वाले मॉलिक्यूल में, इस OCl2 मॉलिक्यूल में, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं। क्या ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ऑक्सीजन सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का है? और क्या साइड एटम क्लोरीन थर्ड पीरियड का है? इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है स्टेरिक रिपल्शन वाले। तो आप स्टेरिक रिपल्शन से ही आंसर देंगे। आप अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम वाले कॉन्सेप्ट से आंसर नहीं देंगे। अरे बोलो ना, कर लोगे? तो इसीलिए ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन यहाँ का y का जो वैल्यू है वो x से क्या है, बड़ा। आप लोग को क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो जल्दी। ये बॉन्ड एंगल x है, ये बॉन्ड एंगल y है, बताओ। ट्राई दिस। हेलो। हाँ संजय भैया। हेलो। थोड़ा क्लास में है संजय भैया, बाद में बात करें क्या? ऑनलाइन क्लास में है, नहीं तो कर लेते हैं। ठीक। बोलो बाबू। x है, ये y है, बताओ। यहाँ पे किससे आंसर दोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम से कि स्टेरिक रिपल्शन से? पहले कंडीशन चेक करो, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का है? और ब्रोमीन जो है क्या नीचे वाले पीरियड का है? किस पीरियड का है ब्रोमीन? फोर्थ पीरियड का? नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन फिर ब्रोमीन। फ्लोरीन फिर क्लोरीन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का, क्लोरीन थर्ड पीरियड का, तो ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का। तो सारे कंडीशन जो ऊपर वाले हैं वो क्या हो गए, सेटिस्फाइड। अरे बोलो ना। छोटे से ऑक्सीजन पर दो ब्रोमीन बड़े बड़े जोड़ रहे हो, है ना। मतलब एक छोटे से क्रिकेट बॉल पे दो बास्केटबॉल जोड़ा जा रहा है कि नहीं। तो भाई एक छोटे से बॉल पे दो बास्केटबॉल जोड़ोगे तो बास्केटबॉल नजदीक आ जाएंगे, तो उनमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा, जिनके कारण बॉन्ड एंगल्स भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये होगा आंसर। केमिस्ट्री बाबू बहुत लॉजिकल है, और एक बार अगर तुमको इस सब्जेक्ट में मन लग गया ना, तो इससे अच्छा सब्जेक्ट भी तुमको स्कोर करने वाइज तो नहीं लगेगा, है ना। देखो इसके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख के या तो तुमको आ गया, और या तो देख के तुमको नहीं आएगा। उसको बनाकर और चेक करने वाला कहानी नहीं होता है यहाँ, है ना। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन अगर मेंस में ही आ जाता है, कंपेयर बॉन्ड एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल एंड OBr2 मॉलिक्यूल, है ना, तो बस आपको पता है तो आप देखेंगे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आंसर टिक कर देंगे। फिजिक्स और मैथ्स में तो फिर भी ऐसा है कि बहुत हद तक फिजिक्स के क्वेश्चन को आप देख रहे हो, फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन रहा तो एक बोर्ड मेरा पूरा भर जाता है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में चार चार बोर्ड भर जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, जब बनाना चालू करेंगे तो आने दो उस लेवल पे अभी। ठीक है, तो अभी तो इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि फिजिक्स में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन भी आएगा तो भी तुमको आधा पेज सॉल्व करना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अगर आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करो। ट्राई दिस। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर एक ये क्वेश्चन ट्राई करो।
ट्राई करो ये तीन ट्राई करो, उसके बाद हम तुमको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देंगे, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक एडवांस में आया हुआ करेंगे, और जिसका सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? तगड़ा क्वेश्चन है वो भी, उसको करेंगे, मैच द कॉलम है वो। नेम के पीछे मत जाइए। ठीक है ना? एक बार बताओ, ऐसे नॉर्मल XYZ, क्यों ऐसा? इस वाले कॉन्सेप्ट में स्टेरिक रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? कार्बन किस पीरियड का है? कार्बन, बिल्कुल सही। ये सारे में हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 है और sp2 है ना? स्टेरिक रिपल्शन तब लगता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है? sp2 वालों में नहीं लगता है, इसका मतलब यहाँ स्टेरिक रिपल्शन तो नहीं सोचना। अच्छा ध्यान से देखो तो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो तो सेम ही है सब में। डिफरेंस किस चीज में है? इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है और इधर फ्लोरीन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है? तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा? हाइड्रोजन सबसे कम, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, और ये सारे क्या हैं? साइड एटम्स हैं। तो एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? एक्स, फिर वाई और फिर जेड, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। अरे बोलो ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो साइड एटम है, तो उससे एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो आंसर आएगा एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड। स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगाना है, स्टेरिक रिपल्शन वहीं पर लगेगा जहां वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ठीक है? सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, ठीक है? और सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का और साइड एटम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे। स्टेरिक रिपल्शन का फंडा बहुत सिंपल है बाबू, देखो क्या होता है ना, एक छोटे से एटम पर अगर बड़ी बड़ी चीजें लगने लगेंगी, यही ना फंडा है। सेकंड पीरियड सेंट्रल एटम मतलब छोटा, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के जितने भी एटम्स होंगे वो सब और बड़े बड़े होंगे, तो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे कि वहां पे रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। कई बार तो ऐसा भी होगा, आगे हम पढ़ाएंगे, कि तुम छोटे छोटे मॉलिक्यूल पे बहुत बड़े बड़े एटम्स जोड़ भी नहीं पाओगे। मान लो हम बोले छोटे से ऑक्सीजन पे 5 ठो आयोडीन जोड़ दो, तो जुटेगा? छो एक बेचारा इतना, है ना? मतलब तुम बोल रहे हो कि हम एक छोटे से टेनिस बॉल पे 5 5 फुटबॉल जोड़ दें, तो जुड़ेगा भी नहीं? जुड़ पाएगा। तो ये सब चीजें केमिस्ट्री में थोड़ी कॉमन सेंस से भी लगानी पड़ती है कि नहीं? चलो ये बताओ, लगेगा? देखो हम बताते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं बाबू, सुनो सुनो। स्टेरिक रिपल्शन ही लगेगा, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप देखिए तो ये दोनों sp3 है, अरे बोलो, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, ठीक है? यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ है ना, अगर आप एक CH3 मॉलिक्यूल को देखोगे, जैसे अगर आप इसको बनाओगे, तो थोड़ा देखना, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, देखो, CH3 और CH3 मॉलिक्यूल खुद अपने आप में एक बड़ा मॉलिक्यूल है। देखो यहां आप कंपैरिजन किस में कर रहे थे? एटम्स में कर रहे थे, जबकि CH3 खुद क्या है? एक एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके का CH3 मॉलिक्यूल या इससे ज्यादा C2H5 या कुछ भी इस तरीके का बड़े कार्बन का मॉलिक्यूल रहेगा। ये तो कार्बन का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, एक ही कार्बन है इसमें। अगर यहाँ 2 कार्बन या 3 कार्बन की भी चीजें आ जाएंगी तो उनका साइज जो है वो और बड़ा होता जाएगा, है ना? तो CH3 जो है ये अपने आप में एक बिग साइज मॉलिक्यूल है, ऐसा तुम समझ लो।
क्या है? बिग साइज मॉलिक्यूल है। तो प्रॉब्लम तो वही है, छोटे से चीज पर बड़ी बड़ी चीजें लगा दिया गया, तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां पे भी x विल बी लेस देन y। हाँ, सी यू लग रहा है। कॉपर जोड़ के क्या करेंगे हम? CH3 है। कोई दिक्कत? x इज ग्रेटर देन वाई, x इज लेस देन वाई बाबू, x इज लेस देन वाई। ठीक है, आराम से इसमें बताओ क्या स्टेरिक रिपल्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा? हट, ये दोनों कार्बन sp2 हैं। तो सेंट्रल एटम का ही देखेंगे ना यार, यहाँ कार्बन का ही नहीं देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन साइड एटम का निकालेंगे। अरे बोलो ना, देखो ना, काउंट करो, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 3। कोई लोन पेयर है नहीं, क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। क्या हो गया? sp2 हो गया। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन नहीं लगेगा। यहाँ आपको ये नहीं सोचना कि CH3 बड़े बड़े ग्रुप हैं तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि कंडीशन स्टेरिक रिपल्शन वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। हम बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहे बहु, बहुत अच्छे अच्छे बुक के, सिंगेज के, है ना, और भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं तुमको। अरे बोलो, पक्का? चलिए, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल है, नहीं यहाँ पर, हाँ, मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक्स वाले बॉन्ड एंगल को देखोगे तो वो मल्टीपल बॉन्ड वाला एंगल है, वहां पे मल्टीपल बॉन्ड है। और वाई को देखोगे तो यहाँ सिंगल सिंगल है। बताओ, मल्टीपल बॉन्ड प्रेफर मोर एस कैरेक्टर, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब बताओ कितने लोग को चमक गया? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत? अच्छे से इसको देख लो एक बार। sp4 कहाँ से? पी पी 4 टाइप का पी होता है क्या? ये तो वो बच्चे बोलेंगे जिनको क्वांटम नंबर नहीं आता। बाबू देखो तुम, आप लोग तो नए हैं, लेकिन ये लोग बच्चे तो पहले से पढ़ रहे हैं। तुम इस बात को रियलाइज करते होगे कि हम जब जब जो जो बोले हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ना? अगर हम बोले ना कि कोई चीज मेरे मुख से निकली हुई हर वाणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर हम किसी चीज को बोल दें कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना है, ये चीजें आगे काम आएंगी, तो आएंगी। अब सोचो कि जिस दिन तुम क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे उस दिन तुमको लगता था कि क्या ही SP D F कर रहे हैं, है ना? उस दिन लगता था कि कैसे होगा, लेकिन आज SP D F के बिना तुम एक केमिस्ट्री का क्लास कर सकते हो। किसी को क्वांटम नंबर अगर नहीं आता है, जिसको वो 4 लेक्चर जो मैंने किए हैं, अगर वो नहीं, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, तो आप एक भी लेक्चर केमिस्ट्री का नहीं कर सकते। चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है जेई एडवांस में, इसको करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिस्ट 1 है और यहाँ पे लिस्ट 2 है। यहाँ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं NO2, NO2 माइनस, NO2 प्लस। सबका स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, एक भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो मैंने इसमें से आपको नहीं बनाकर बताया है, ठीक है? और यहाँ पर एसोसिएटेड बॉन्ड एंगल्स हैं, ठीक है? जैसे हम ABCD बोल दे, तो यहाँ हम PQR और S बोल सकते हैं। बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, 134 डिग्री, 115 डिग्री और 180 डिग्री। अच्छे बच्चे की तरह इंसान बन के हैवान मत बन जाना। पढ़ाया हुआ है सब आपको, है ना? ये एडवांस में आया हुआ है। आपको मैच करना है ना? मैच करना है, टेंशन मत लो। ये मैच द कॉलम इजी है, ये मैच द कॉलम इजी इसीलिए है क्योंकि इसके एक से इसका एक ही मैच करेगा। यहाँ मैच द कॉलम एडवांस में ऐसे ऐसे भी आते हैं कि उसके एक से इधर के सारे मैच कर देंगे, और उसमें से अगर तुम्हारा एक भी गलत हुआ तो -2।
तो अभी कहानी बहुत सिंपल है, इसके एक से इधर का, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, जैसे सी के लिए डी, सी के लिए एस लिख दिया, सी के लिए क्या लिख दिया, एस, तो एक ही होगा, मतलब सी के लिए एस, बी के लिए आर, एक एक ही करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए अब बनाइए इसको, तो ट्राई करो तो। हालांकि तुमको एक अच्छी बात बता दें, रिसेंट ईयर्स में जो जेई एडवांस के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनमें मैच द कॉलम में मल्टीपल करेक्ट नहीं रह रहा, तो जिंदगी आसान है। हमारे समय में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो मैच द कॉलम में भी मल्टीपल करेक्ट होता था, हो सकता था इधर ए उठाओ तो क्यू और आर भी आंसर हो जाए, दो दो हो सकते थे। तो अब वो देखो, तुमको ये सब देख के ना डरना नहीं है, अगर तुमको चीजें आती हैं तो तुम आराम से बना लोगे, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट के क्वेश्चंस में आए। ट्राई दिस। चलो शांति, एकदम अच्छे से ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीजें हैं, इनको फॉलो करो। देखो तुम ऐसे इसको देख के आंसर नहीं बना पाओगे, आप इन चारों का स्ट्रक्चर बनाइए, और स्ट्रक्चर बनाकर फिर बॉन्ड एंगल वाले कॉन्सेप्ट्स लगाइए, तभी बना पाएंगे आप। और हम तुमको हिंट दे देते हैं, इन सब में रेजोनेंस भी लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है, करेक्ट पिक्चर हमेशा हाइब्रिड देता है। अगर बस ज्योमेट्री बताना हो, हाइब्रिडाइजेशन बताना हो, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। बाबू देखो, हमें तुम कुछ भी बोलो, हम तुमसे हाथ जोड़ के एक नम्र निवेदन करते हैं, जो पढ़ा रहे हैं कृपया करके घर पे पढ़ के आइए और डेली रिवीजन करिए। कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं नहीं, बॉन्ड एंगल जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 120 आया, और कहीं तुमको लग रहा है कि 120 से बड़ा आएगा तो 134 हो जाएगा आंसर, कहीं ऐसा लगेगा कि 120 से कम आएगा तो 115 हो जाएगा आंसर। 134 तुम पढ़े हो कभी? तुम कौन कौन से बॉन्ड एंगल्स पढ़े हो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से? एसपी मतलब लीनियर 180 डिग्री, sp2 मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर 120 डिग्री, sp3 मतलब 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल। तो तुम बनाओ, तो तुमको दिखना भी तो चाहिए स्टेरिक नंबर 4 कहीं, बिना बनाए सब चीज तुम ऐसे बैठे बैठे अंतर्यामी मत बनो। बाबू देखो, कभी भी
ये 3 वर्ड देख के डरना नहीं करते। वो 3 वर्ड है तुमको जीवन में बहुत अच्छे जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसीलिए वो एडवांस का क्वेश्चन है, तो उसके 10 सर हाथ पैर हैं। इतना डिफिकल्ट है कि नहीं बन पाए, ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप बना ले जाओगे। हम तुमको देखो पहले दिन भी हम बताए थे कि जेई एडवांस में 360 नंबर का पेपर होता है। इस बार पेपर थोड़ा कंपेरेटिवली पिछले 2 साल से थोड़ा अच्छा आया था, तो कट ऑफ भी कम गया। 360 में से 65 नंबर लाने वालों का जेई एडवांस क्वालिफाई हो गया। 36 एडवांस में, 360 में 65, 65 या 66, वो भी जनरल कैटेगरी। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये मार्क्स ये बात नहीं बताता कि आपको इतने डिफिकल्ट आते हैं कि किसी का 360 में 70-80 नंबर भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। पेपर इतना जरूर आता है कि आप 360 में कम से कम 200 से भी ऊपर मार्क्स ला सकते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो। हर साल कुछ देखो, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, लेकिन वैसे 5-10% पेपर होता है ना। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, मतलब जिनकी रैंक 1 से 10 के बीच में, या टॉप 100 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, वो तैयारी करते हैं। और हम तुमको एक बात बता देते हैं, जितने भी टॉप 100 वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सब हम लोग की तरह अर्ली स्टार्टर वाले होते हैं। तुम यकीन नहीं मानोगे, तुम कभी ऐसे स्टूडेंट से मिलो, या हम लोग तो पढ़ाए हुए हैं या मतलब देखे हुए हैं, है ना, जो बच्चे जो टॉप जो नहीं आता, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, 2 आया है, 3, उनसे कभी जाके पूछो, रियलिटी बात ये है, वो तुमको कभी बताएं या ना बताएं, लेकिन टेंथ पास होते होते तक उनका पूरा जेई का सिलेबस कंप्लीट रहता है। तुम 11th 12th में आके जो वेक्टर जोड़ना सीखते हो ना, वो 11th 12th में ऑलरेडी AIR 1 लेवल का क्वेश्चन बना रहे होते हैं क्लास में। ये बात एक फैक्ट है, कोई तुमको बताए या ना बताए, लेकिन तुम जनरली किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लेना, वो बोलेंगे कि मैंने 9th क्लास से तैयारी चालू कर दी थी। अगर उनका डिटेल्ड इंटरव्यू कभी पढ़ोगे, या कभी जो वो लोग बोलते हैं, देखना मैंने 9th क्लास से तैयारी चालू कर दी थी, मैंने 8th क्लास से ही, कोटा वोटा में तो 6th क्लास से ही पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो क्या पढ़ाते हैं 6th क्लास में? आपको अलजेब्रा बनाना सिखाते हैं, वो तो सिखाते ही है 6 7 में, लेकिन वो उनको उसी समय से धीरे धीरे तैयार करने लगते हैं। तुम सोचो कि तुम जो 2 साल में आकर चीजें सीखोगे, अप्रोक्सीमेटली जेई के लिए तो 20 महीना ही मिलता है, 24 महीने भी नहीं मिलते, जिसको तुम 2 साल बोल लो, है ना। जनवरी मेंस में आपका, जनवरी में ही मेंस हो जाता है, तो उसके हिसाब से सोचो तो लगभग 20 महीने ही मिलते हैं। तुम जिस 20 महीने में ये, मतलब वो क्या बोलते हैं, तुम ये कर रहे हो कि हम अभी चीजों को सीखेंगे, उस लेवल पर पहुंचेंगे, है ना, जिनको करना होता है, पता है कि वो 20 महीने पहले ही सारा कुछ कर लिए। वहां पे वो सिर्फ टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स बनाते हैं, ये चीज होता है। ये एक फैक्ट बात है बाबू, जो टॉपर्स होते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि सारे टॉपर ही ऐसे होते होंगे, लेकिन हर वो टॉपर जो अच्छा रैंक लेकर आता है, वो कहीं ना कहीं अर्ली स्टार्ट जरूर करता है। अगर देखो, जेई के लिए अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तीन तीन एट्रीब्यूट्स अगर आपके पास है ना, तो आपका रिजल्ट आएगा ही अच्छे रैंक से। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप मेहनत करने से नहीं घबराते, आप दिन में रेगुलरली हर दिन कंसिस्टेंटली 12 घंटा, 13 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा ऑन एन एवरेज हर दिन पढ़ते हैं आप। ऐसा नहीं कि 2 दिन जोश जोश में खूब पढ़ लिए और फिर अगला पता चला पूरा हफ्ता गायब, है ना। तो उस वैसे नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि नहीं। अरे भाई ऐसा है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं 10th पास करके आ जाओ, उनसे 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं होते। 2x + 3y = 7 दे दिया जाए, 4x - 5y = 8 दे दिया जाए, तो उसमें भी बीम गिनेंगे। तो फिर वैसे वैसे हम ये किसी का वो नहीं कर रहे, लेकिन कमी है आप में, आपको ये बात जाननी पड़ेगी। और साथ साथ में अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया है, मतलब आप भीड़ से थोड़ा पहले से इन सारी चीजों में फेमिलियर हैं, तो आपका सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तुम लोग बनाओगे नहीं, खाली टाइम पास कर रहे हो। चलो देखो, ए का ए का क्यू, लेट्स सी। ठीक है, NO2+। ठीक है, अभी हम बताने को तो आंसर बता देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट नहीं पकड़ पाएंगे, सर कैसे बिना देखे बिना बनाए बता दिए, है ना। हम लोग को तो बोल रहे थे कि बना के बताओ, तो इसीलिए बना के बताते हैं। सबसे NO2+ स्ट्रक्चर हम डायरेक्टली बनाएंगे। दुनिया का कोई ताकत नहीं बोल सकता कि ये NO2+ का स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं तो आप महा उच्चतम क्वालिटी के खच्चड़ हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उच्चतम क्वालिटी के खच्चर हैं, अपने आप को उच्च श्रेणी का खच्चर मानिए।
अगर आपको ये बात इतने दिन के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो। sp नहीं है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, इधर लेफ्ट वाला ऑक्सीजन राइट वाला ऑक्सीजन हल्ला मचाएगा क्या? नहीं, दोनों को दो दो मिला है। हल्ला तो तब मचाता है जब तुम किसी को 2 चॉकलेट दे दो और किसी को 1 चॉकलेट दो, है कि नहीं? तो चलिए, एक आंसर तो पक्का निकल गया, सी का आंसर एस है। डन। चलिए, अब दूसरा कोई मॉलिक्यूल उठा लीजिए, NO3 माइनस उठा लो। इंसान बनो इंसान, खच्चर नहीं। डाउट है? उच्चतम क्वालिटी के हो जाओगे अगर तुमको ये फट से तुम जैसे ही बोले कि हमको इसमें डाउट है तो, है ना? ये ना, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है न्यूट्रल, ये ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना रहा है प्लस, ये दोनों एक एक बना रहे हैं माइनस। अरे की पॉइंट याद रखोगे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, हल्ला 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 हंगामा होगा क्या? होगा। ये बोले, ये दोनों नहीं बोलेंगे कि तो ऊपर वाले को 2 चॉकलेट और हम लोग को एक एक चॉकलेट, हम लोग भी तो ऑक्सीजन है। अरे बोलो। तो यानी इसका डायरेक्ट हाइब्रिड बनाए? डायरेक्ट हाइब्रिड बनाते हैं। तो इसका जो हाइब्रिड बनेगा उसमें एक एक तो तीनों ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे ही, और बाकी। बिल्कुल सही, क्योंकि एक पाई बॉन्ड 3 जगह बटेगा। इसके कितने RS बनाओगे? 3। एक बार डबल बॉन्ड ऊपर वाले को दोगे, एक बार डबल बॉन्ड राइट वाले को दोगे, एक बार डबल बॉन्ड लेफ्ट वाले को दोगे। तो एक पाई बॉन्ड कितने जगह घूमेगा? तो एक जगह पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1+1/3 ना रे बाबू। तो एक बॉन्ड तो पूरा है और एक 1/3, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 4/3। अरे बोलो, तुमको ये तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं लग रहे? तीनों के तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं लग रहे? हर का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 4/3। इसका भी कितना? 4/3। इसका भी 4/3। थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो sp2 नहीं आएगा, चेक करो, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अरे ब्लू डॉटेड वाला तो पाई नेचर रखेगा ना। 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा बनता है, sp2, और सब आइडियल है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। बोलो ना। अब सोचो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप ये सवाल बना पाते? नहीं बना पाते। आपको तो लगता कि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है तो इनसे एसोसिएटेड ये वाले और ये वाले बॉन्ड एंगल क्या होते? बड़े। और ये दो दो सिंगल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल है तो आप इसको बोल देते छोटा, है ना? और जैसे ही बोलते आपको मिलता ये। नहीं, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रेजोनेंस का। क्योंकि हम आपको हमेशा बताए हैं कि करेक्ट हमेशा कौन होता है? हाइब्रिड। आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमेशा हाइब्रिड देगा। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब आइए, अब कौन सा बनाया जाए? चलो NO2 माइनस बनाते हैं। यानी इसका आंसर कितना हो गया बाबू? NO3 माइनस का P, D का P। अरे बोलो, एक भी चीज ऐसा नहीं है जो तुमको नहीं पढ़ाया हुआ है। चलो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए। अरे बोलो तो। दिस इज NO2 माइनस। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, न्यूट्रल है। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया, 0। ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाया, माइनस। और नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इस्तेमाल किए हैं आपने? 1 2 3, और एक लोन पेयर बचा है। बताइए बॉन्ड एंगल प्रभु। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ना, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। अरे लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये वाले दोनों बॉन्ड एंगल बड़े हो जाएंगे तो ये वाला छोटा हो जाएगा। नहीं होगा। इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2 चेक करो। एक सिग्मा और एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3। तो आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120। लेकिन क्या ये बॉन्ड एंगल 120 होगा या 120 से कम होगा? 120 से क्या होगा? कम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। अगर आप इसका हाइब्रिड भी बनाओगे तो ये बॉन्ड आइडेंटिकल दिखेगा, लेकिन लोन पेयर तो फिर भी प्रेजेंट रहेगा। अगर तुम इसका हाइब्रिड भी बनाओगे बाबू तो ऐसा ही बनाओगे ना, चेक करो, ये लोन पेयर तो हमेशा ही रहेगा। नहीं बोलोगे?
इधर इधर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्या क्या हो जाएगा, 1+1/2, 1.5, और ये भी क्या हो जाएगा 1.5। ये बोलेगा कि राइट बारे बार लेफ्ट वाले को दे दिए तो हमको भी दो, तो एक पाई बॉन्ड कितने जगह घूमेगा, दो जगह। तो ठीक है, ये बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ये लोन पेयर तो फिर भी प्रेजेंट रहेगा। तो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। अरे नहीं होगा, इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये दोनों बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 120 डिग्री होंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री। बोलो कितने लोग को चमका ये, कोई दिक्कत। इसका मतलब NO2 माइनस का आंसर कितना होगा, 115 डिग्री, 120 से जो कम होगा। तो यानी बी का आंसर कितना हो जाएगा, आर। चलिए अब लास्ट में कौन सा स्ट्रक्चर बचा, NO2। ये तो याद ही होगा, इसके बारे में तो आपको इतना डिटेल में पढ़ाया है। NO2 exists as dimer N2O4। इसके पास ये एक मॉलिक्यूल बच जाता है जिसको आप ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर नहीं है ना, एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। याद करो, यहाँ नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो ये N2O4 टाइप में एग्जिस्ट करता था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो आपको NO2 के रेस्पेक्ट में ही आंसर देना है। अब बताओ क्या होगा, कैसे जाएगा, हमको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। 134 ही बचा हुआ है, तुमने 120 निपटा दिए, 180 निपटा दिया, और मेरे हिसाब से 115 भी निपट गया। सोचो बाबू, सोचो 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 सोचो, थोड़ा तो सोचो, हमको एक्सप्लेन कर लो कि हाउ दिस बॉन्ड एंगल विल बी 134 डिग्री। इतना गर्मी है ना यार, सही किया ना। अच्छा देखो, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो हम बर्बाद में बताया, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नॉर्मल बॉन्ड की तरह भी, लेकिन इस पर माइनस और इस पर प्लस दिखा देंगे। ऐसे भी दिखा सकते हैं। हल्ला हंगामा मचेगा कि नहीं, ये बोलो। मचेगा, बिल्कुल मचेगा। क्यों मचेगा, क्योंकि ये है। तो इसका एक और मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसमें आप इसको ये देंगे, इसको ये देंगे, इसको ये देंगे। बोलो सही है। सही इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, सही कौन होगा, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बनाएंगे, हाइब्रिड बनाइए। ये तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, एक बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन को मिलेगा, और एक बॉन्ड कितने जगह बटेगा, इधर भी और इधर भी। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5, इसका भी 1.5, लेकिन अब माइनस चार्ज भी कितने जगह बटेगा, दो जगह। तो यहाँ -1/2, -1/2, तो ये करेक्ट है, पक्का। अच्छा, पिछले बार बाबू देखो कुछ इसी तरीके का सिनेरियो था, लेकिन ऊपर में पूरा एक लोन पेयर था, लेकिन यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ एक एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो तुम बताओ कि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा था, तो ज्यादा था तो ये एक दोनों एंगल 120 से बड़े हो गए थे, तो ये घट गया था। लेकिन यहां पर अगर तुम टेक्निकली देखो तो इस ऑक्सीजन पर माइनस है और इस ऑक्सीजन पर माइनस है, मतलब इनके पास लोन पेयर जैसी चीज है। अरे वैसे भी ऑक्सीजन दो बॉन्ड अगर बना भी लेता है तो भी उसके पास लोन पेयर होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन लगेगा, और जबकि यहाँ पर रिपल्शन लगेगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के बीच में। यहाँ रिपल्शन लगेगा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर के बीच में, और यहाँ रिपल्शन लगेगा दो लोन पेयर के बीच में। तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा ना, तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो है वो
120 से बड़ा, तो अकॉर्डिंग टू जो गिवन डेटा 134 डिग्री। तो आपका एक आंसर आ जाएगा क्यू। ये कितने लोग को चमका, जल्दी बताओ। पक्का ना? यहाँ पर लोन पेयर आ जाने के कारण बाबू वो ज्यादा रिपेल कर रहे थे, क्योंकि यहाँ लोन पेयर था, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड जैसी चीजें थी, तो रिपल्शन ज्यादा था, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया, छोटा। बस एक कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्शन नहीं दे सकता जितना लोन पेयर देता है। अरे ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है ना, और वहां पे लोन पेयर था, तो देखने में ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन रिपल्शन के मामले में अलग अलग हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो अगर तुमको ये, तो ये इस तरीके की बात हम कुछ बोल रहे हैं, देखो। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड पेयर और सिंगल इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इससे कम होगा। और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होगा। बोलो ये क्लियर हुआ क्या? यही बात हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बोलो ना। तो यहाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर था, तो इनमें रिपल्शन ज्यादा था। तो ज्यादा होने के कारण ये 120 से बेचारा छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ रिपल्शन बॉन्ड पेयर में था, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो रिपल्शन है वो लोन पेयर और सिंगल वाले, सॉरी, बॉन्ड पेयर और सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन में था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन को आप वैसे भी हमेशा याद रखना। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का कोई छोटा रूप डायरेक्टली पूछ ले, तुमसे डायरेक्टली पूछ ले कि चार ऑप्शन देकर कि NO2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना होगा, चार ऑप्शन दे दे। यही चार ऑप्शन लिख के दे दे, तो कौन सा टिक मारोगे, 134 डिग्री वाला। है ना? तो याद रखना है, NO2 में बॉन्ड एंगल 120 से बड़ा होता है, NO3 माइनस में 120 होता है, NO2 प्लस 180 होता है, और NO2 माइनस में 120 से कम होता है। ऑप्शन देंगे बाबू, टेंशन मत लो। वैसा का ऐसा गलत काम पाप नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? वाइंड अप करें आज? ठीक है, तो आज तुम हाइब्रिडाइजेशन के वो दो कॉन्सेप्ट, दो क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं? उसमें हाइब्रिडाइजेशन लगाना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि बॉन्डिंग आपको प्योर वाले से कराना है। समझ में आ गया ना? और ये VSEPR के इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, कोई दिक्कत? चलो, आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। ठीक है, चलो वाइंड अप करते हैं।